हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में हम लोग नवीन राज्यों का उदय लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले अवध और हैदराबाद जैसे नवीन राज्यों के उदय के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया और उसी के बाद हम लोग बंगाल शुरू किए थे। और बंगाल का जो भाग 1 है हमारे चैनल के मतलब प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बंगाल भाग 2। दोस्तों, ये एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें काफी कंटेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको किसी भी परीक्षाओं में प्रश्न आने का बहुत संभावना रहता है, दरोगा में तो खासकर और बीपीएससी में खासकर एकदम कंफर्म मान के चलिए, अन्य एग्जाम में भी। तो हम लोग जो है आज इस सीरीज में बंगाल नवीन राज्यों के भाग 2 में सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध को लेकर चलेंगे और कल जो है बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन के बाद बंगाल खत्म। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिराजुद्दौला, ये 1756 से 1757 के बीच में क्या बना, ये बंगाल का नवाब रहा। दोस्तों, आपको पता है कि जो बंगाल में जो स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना किए रहे वो मुर्शिद कुली खान किए रहे, उसके बाद सुजाउद्दीन और उसके बाद सरफराज, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद उनका जो नाती है सिराजुद्दौला। दोस्तों, जो अलीवर्दी खान रहे उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 3 बेटियां थी। तो एक बेटी से बेटा हुए शौकत जंग जो पूर्णिया के नवाब थे, एक बेटी से हुए सिराजुद्दौला और एक उसकी बेटी थी अलीवर्दी खान की घसीटी बेगम, तो ढाका के गवर्नर की विधवा थी, इसकी कोई बेटा नहीं था। तो याद रखिएगा, जो आपको क्या हुआ कि पूर्णिया के जो नवाब था शौकत जंग यानी कि सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई और इसकी मौसी घसीटी बेगम ये और राजबल्लभ हिंदू थे। इन लोगों को दुश्मनी थी किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खान के सबसे प्यारा नाती कौन थे? सिराजुद्दौला, और उसी को बंगाल का नवाब बनाना चाहते थे दोस्तों। लेकिन ये लोग कहते थे कि हम लोग में क्या कमी है, हम लोग को भी बनाना चाहिए था। तो ये दुश्मनी हो गया और उसी को हम लोग इसमें पढ़ना है। तो अलीवर्दी खान का नाती मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा और ये 23 वर्ष की आयु में बंगाल की गद्दी पर बैठा था। सोचिए कि एक नौजवान लड़का ये 23 वर्ष की गद्दी पर बैठता है और पूरा जोश से एकदम भरपूर रहता है, एकदम युवा बंगाल का नवाब बनता है। और इसका जो याद रखिएगा, इसके दुश्मन कौन कौन थे? तो इसका मौसेरा भाई शौकत जंग, घसीटी बेगम इसकी मौसी और राजबल्लभ हिंदू, यानी कि ये लोग जो है इसके मतलब नवाब बनने से लोग नाखुश थे। ये लोग चाहते थे कि शौकत जंग बने, ठीक है, लेकिन बन गया अलीवर्दी खान का नाती सिराजुद्दौला। तो इसी को हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मनिहारी का युद्ध होता है और शौकत जंग से परेशान हो जाता है सिराजुद्दौला, क्योंकि देखो शौकत जंग और सिराजुद्दौला एक ही साथ अपना जो है बचपन में आगे बढ़ते हैं, मतलब घुड़सवारी तलवारबाजी ये सब सीखते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला कुछ खास था, तभी तो अलीवर्दी खान ने उसको क्या बनाया बंगाल का नवाब बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। तो मनिहारी के युद्ध हुआ 1756 में और मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो पहला तो उसने अपने दुश्मन को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, शौकत जंग को। तो बच कौन गए? घसीटी बेगम और राजबल्लभ। ठीक है दोस्तों, इसका अंग्रेजों से भी संबंध काफी इसका बिगड़ गया था। इसका अंग्रेजों से संबंध बिगड़ गए और उसके अंग्रेजों से संघर्ष होने का क्या कारण था, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिराजुद्दौला के जो नाना थे अलीवर्दी खान, अंग्रेजों के प्रति उसके मन में द्वेष की भावना भर दिया था। ये तो 23 साल का लड़का था, ये तो ऐसे ही इसके मन में जोश भरपूर था, ये जोशीला शासक था। और इसके नाना ने बचपन से ही एक बात करके रखा था, बेटा कि सबसे दुश्मनी करना बट अंग्रेजों से दुश्मनी ना करना, क्योंकि अंग्रेज उस मधुमक्खी के छत्ते के समान है कि ना मतलब छेड़ोगे नहीं तो खूब सारा शहद और मध देंगे, अगर उसको छेड़ दोगे तो तुमको काट काट के खा जाएंगे। तो ये बात सुन सुन के जो सिराजुद्दौला था उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पैदा हो गया था, याद रखिएगा। दूसरा कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों जैसे राजबल्लभ तथा उसके पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण दिया। एक तो करैला अपने तीत और उस पर से चढ़ गया नीम का भीत। एक तो अंग्रेजों से वो ऐसे ही उसके मन में नफरत था और उस पर से अंग्रेजों ने उसके दुश्मनों को शरण दे दिया, तो और ये उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत क्या हो गया? बढ़ गया। और फ्री पास का दुरुपयोग,
आपको पता है सर 1717 ईस्वी में जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे, अंग्रेजों को बंगाल में फ्री पास की अनुमति दी थी। फ्री पास, इसको दस्तक कहते हैं, कि अंग्रेज लोग जो भी बंगाल में व्यापार करेंगे उसके बदले में उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अंग्रेज इतने मतलब स्वार्थी थे कि वो अपना भलाई चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने फ्री पास का गलत उपयोग करना शुरू किया। फ्री पास मिला था सिर्फ अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए, तो अन्य व्यापारियों को भी फ्री पास कहते थे कि भैया ये मेरा पास ले लो, तुम भी जाकर क्या करो, बंगाल में फ्री में व्यापार करो। तो इससे बंगाल के जो नवाब था उसको लॉस हो रहा था कि भैया सिर्फ आपको पास मिला हुआ है फ्री में, तो आप ये पास सबको क्यों बांट रहे हो? सबको बांटोगे तो हमको पैसा कहां से आएगा, टैक्स कहां से आएगा? तो यह भी कारण था कि अंग्रेजों के प्रति सिराजुद्दौला के मन में नफरत बढ़ते जा रहा था। एक तो अपने 23 साल का लड़का, इसमें जो है सहन शक्ति उतना तो ज्यादा नहीं होगा बुजुर्ग जैसा, इसके मन में एक बार जोश भरा कि नहीं भाई हमला करना है तो हमला करना है। और उस समय सिराजुद्दौला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया जब अंग्रेजों ने दुर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया। यानी कि बंगाल में, कलकत्ता में बिना सिराजुद्दौला की अनुमति के उन्होंने क्या कर दिया, दुर्ग बनाना, किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और बहाना क्या दिया कि भैया हम यहां पर दुर्ग बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, और इसमें क्या रखेंगे, गोदाम उदाम बनाएंगे और अपना सामान उमान इसमें रखेंगे। लेकिन उनका नियत गलत था। ये लोग किलाबंदी करके ऊपर में तोप लगा रहे थे। ए भैया ये तो तोप क्यों लगा रहे थे? ये कभी सोचने वाली बात है। किलाबंदी कर रहे हैं, ऊपर में तोप लगा रहे हैं, यानी कि जब भी कोई हमला होगा तो तोपों से ऊपर से अटैक करेंगे। तो इस सिराजुद्दौला को मन में खटक गया। उन्होंने बोला कि भैया ठीक है तुम किलाबंदी तो कर रहे हो, बट ये तोप क्यों लगा रहे हो? जाहिर सी बात है कोई भी शासक समझेगा कि भैया तोप के ऊपर में लगा रहे हैं। तो ये चीज था, उसने मना किया कि आप किलाबंदी को रोको। लेकिन एक और याद रखिएगा, जो फ्रांसीसी थे दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में थी, वो भी किलाबंदी कर रही थी। लेकिन वो सिराजुद्दौला के मना करने पर उसको क्या कर दिया, फ्रांसीसियों ने किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज थेथर लोग थे, जिद्दी, और अंग्रेज लोग ने क्या किया कि अपना किलाबंदी जारी रखा। इस बात पे भड़क गया सिराजुद्दौला, बोला कि यार अब बर्दाश्त की सीमा जो है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब अंग्रेजों पर हमला करना पड़ेगा। अब बहुत दिन तक रह गए और बहुत दिन तक मतलब इनका बात समझ लिए, अब नहीं। तो 4 जून 1756 ईस्वी में कासिम बाजार पर हमला कर दिया सिराजुद्दौला ने। कासिम बाजार कलकत्ता में भी पड़ता है, याद रख लेना, प्रॉपर एक जगह। फिर 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने। अब देखिए, कासिम बाजार से फिर उसने पूरे कलकत्ता पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। और जो गवर्नर ड्रेक था, यानी कि जो फोर्ट विलियम जो था, जो किलाबंदी जो हो रहा था, उसका गवर्नर था कर्नल ड्रेक, और सेनापति मिचन कलकत्ता के फुल्टा द्वीप पर शरण लिए, भाग गए डर के मारे। इसकी विशाल सेना को देखकर अंग्रेज क्या हो गए, डर गए, कह रहे बाप रे बाप, ये तो पूरा फौजी लेकर आ रहा है। तो ये निकल गए, और निकल के कहां पर शरण लिए, अंग्रेजों ने कहां पर शरण लिया, फुल्टा द्वीप पर। तो ये परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तो अंग्रेज लोग कहां पर शरण लिए, तो फुल्टा द्वीप पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 20 जून 1756, ये डेट याद रखिएगा दोस्त, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम यानी कि जो किला बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। और याद रखिएगा उस फोर्ट विलियम का नाम क्या रख दिया सिराजुद्दौला ने, अलीनगर। और अलीनगर, और यहीं पर दोस्तों काल कोठरी की घटना होती है। याद रखिएगा 20 जून 1756 को कौन सा कलकत्ता में कौन सी घटना होती है, काल कोठरी की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। दोस्तों अंग्रेजों से इतना खफा हो गया था सिराजुद्दौला कि अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के एक बंद कमरे में ठूस दिया। जो नहीं ठुसा रहे थे पीछे लाठी से टेल दे रहा था कि सबको ठूसो इसमें। और उसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं था, एकदम दम घुटने वाली स्थिति थी। याद रखिएगा 146 अंग्रेजों को उसमें क्या कर दिया, कैद कर दिया। और जब सुबह यानी कि 21 जून 1756 को जब खोला गया दरवाजा, तो 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 23 लोग ही बचे हुए थे। यानी कि 123 लोग चले गए और 23 लोग जो बचे उसमें एक व्यक्ति था, हॉलवेल बच गया था। तो हॉलवेल ने काल कोठरी की घटना का वर्णन किया है अपनी पुस्तक ए लाइफ द वंडर में।
पूछता है कि काल कोठरी घटना का वर्णन किसने किया है दोस्तों, तो क्या मारिएगा, हॉलवेल ने, और कौन सी पुस्तक में, अलाइव द वंडर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कलकत्ता पर जैसे ही अधिकार का समाचार सुनता है तो यह समाचार जाता है मद्रास, और मद्रास में अंग्रेजों के सबसे शानदार सेनापति लॉर्ड क्लाइव और वाटसन थे। उनको जब लगता है कि अरे कलकत्ता हमारे हाथ से चला गया, यानी कि उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था बंगाल, और अंग्रेज कभी भी कलकत्ता और को खोना नहीं चाहते थे दोस्तों, तो वहां पर तो कब्जा कर लिया सिराजदौला। तो उनकी पूरी टीम और पूरी मतलब मजबूत सेना लेकर मद्रास से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पहुंचते हैं, और कलकत्ता पर 2 फरवरी 1757 को कलकत्ता पर क्लाइव क्या कर लेता है, पुनः अधिकार कर लेता है। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को क्या कीजिएगा, याद। क्या हुआ कि अलीनगर की संधि हुई। ठीक है, जब 2 फरवरी, आपको पता है कि 2 फरवरी 1757, यानी कि क्या हुआ कि जब क्लाइव की सेना और वाटसन की सेना मद्रास से कलकत्ता पहुंची, तो उन्होंने 2 फरवरी 1757 को उन्होंने क्या कर लिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। तो ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और बीपीएससी में भी, कि एक अलीनगर की संधि हुई, डेट के साथ याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757, और लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच VVI, यानी कि अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और अलीनगर की संधि की शर्तें थी, क्या थी, यह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं सर। क्या क्या था शर्तें, कि मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाओं को अंग्रेजों ने नवाब ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी कि जो मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, जो 1717 में जो अंग्रेजों को जो सुविधाएं बंगाल में दी थी, उसको क्या किया था, सिराजुद्दौला ने सबको छीन लिया था जब उसने कलकत्ता पर अधिकार किया था। तो फिर से वो क्या कर लिया, सभी सुविधाओं को उसने, फ्री पास उनको मिला हुआ था। तो अंग्रेजों के दस्तक से जो भी सामान बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये सभी बातें कही गई अलीनगर की संधि में। और अंग्रेज कलकत्ता में किलाबंदी करेंगे, यानी जिस जिस बात पर सिराजुद्दौला अंग्रेजों से खफा था या छीन लिया था, वो सभी बातों को उसने बंगाल में क्या कर दिया, बहाल कर दिया। और अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का भी अधिकार होगा, यह भी बात अलीनगर की संधि में की गई, कि वो भारतीय सिक्के नहीं, अपना सिक्का ढालेंगे, कहां पर, भारत में, बंगाल में। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल के चंद्रनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया। बंगाल में एक चंद्रनगर बस्ती थी जिसमें फ्रांसीसियों का कब्जा था, उसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, छीन लिया, और अंग्रेज बंगाल में काफी मजबूत हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि और अंग्रेजों ने उनको बंगाल का नवाब बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि बंगाल पर सिराजुद्दौला जैसा शासक बैठे, क्योंकि वह बंगाल पे पूरी तरीके से अपना कब्जा बनाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जितने भी नवाब के दुश्मनों को उन्होंने, जो भी नवाब के दुश्मन थे, उसको लॉर्ड क्लाइव ने खोजना शुरू किया। और जब वो खोजना शुरू किया भाई साहब, तो सिराजुद्दौला के दुश्मन जो है बहुत लोग उसके मिल गए, यानी कि एक षड्यंत्र रचा गया। कौन कौन दुश्मन मिल गए, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था सबसे पहले तो ही अंग्रेजों से मिल गया, यानी कि अंग्रेजों ने खोजा कि कौन कौन सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं, उनको तैयार किया जाए। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर, उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। इसको बोला कि तुम जो है, तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। एक को मिलाया, राय दुर्लभ को मिलाया जो सेना नायक था, मणिक चंद को मिलाया जो कलकत्ता का हेड था, जगत सेठ को मिलाया जो बंगाल का एक बैंकर था, और अमित चंद को मिलाया जो धनी सौदागर था। याद रखिएगा दोस्त, पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे या नहीं थे। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस साजिश का जो मुख्य एजेंट था वो कौन था, अमित चंद था और वाटसन था, याद रखिएगा। और इसमें यह तय हुआ, ये जो बंगाल का जो आपका सेनापति था सिराजुद्दौला का, मिर्जाफर, उससे ये तय हुआ, जब देखो जब तक मिर्जाफर नहीं मिलता सिराजुद्दौला नहीं हारता बंगाल में। ठीक है, तो चूंकि सिराजुद्दौला जो था मिर्जाफर पर जो था आंख मूंद कर विश्वास करता था,
उसको पता ही नहीं था कि मीर जाफर इस हद तक गद्दार हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें तय हुआ कि सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यानी तय हुआ कि अगर सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर युद्ध में लड़ेगा, अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो इसको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। ये सोचिए, इस हद तक गद्दार सेनापति था ये मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर बंगाल के नवाब बनने के बदले 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया। वीवीआई 24 परगना कलकत्ता में है और उसका जमींदारी बहुत बड़ा मतलब परगना था, और उस परगना के जमींदारी किसको दे दिया गया? तो आपको क्लाइव को, बंगाल के जो नवाब था, दे दिया। इसीलिए 24 परगना को लॉर्ड क्लाइव का जागीरदारी कहा जाता है। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आपको बक्सर, तो वहां बक्सर के युद्ध में तो जानेंगे। पनिकर ने क्या कहा इस सौदा के, ये जो सौदा हुआ जिसमें बिन जाफर ने बंगाल बनने के लिए 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को क्या कर दिया? दे दिया। तो पनिकर साहब ने कहा कि यह एक ऐसा सौदा था जिसने मीर जाफर ने नवाब और नवाबी अंग्रेजों को बेच दिया। बेच ही न दिया यार। देखो, सिराजुद्दौला जो उस समय के सबसे काबिल नवाब था, उसका मुख्य सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया और बंगाल का नवाब बनने के लिए, तो इसके साथ भी धोखा किया। और प्लस 24 परगना की जमींदारी उसने अंग्रेजों को दे दिया। बोला कि भाई साहब, अगर हम बंगाल का नवाब बनेंगे तो आपको 24 परगने की जमींदारी दे देंगे। तो ये क्या था? नवाब और नवाबी सब बेच दिया। याद रखिएगा, ये केम पनिकर साहब का स्टेटमेंट है, एक बड़े इतिहासकार रहे, ध्यान रखिएगा। इस प्लासी का युद्ध, अब आपको क्या लग रहा है कि अब होगा युद्ध? क्योंकि अब जो है सारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब एक युद्ध होने का इंतजार है, वो युद्ध भी हो गया। उसका नाम है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध डेट के साथ याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में हुआ? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी पूछता है कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन से नदी के पास है? तो भागीरथी नदी। दोस्तों, प्लासी जो है एनसीईआरटी के अनुसार पलास जो है एक प्रकार का घास है। ठीक है, और ये पलास घास से ही इस प्लासी का नाम पड़ा, जो पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के पास स्थित है। ये भी पूछता है परीक्षाओं में। नवाब के विरोध में कौन था? तो मीर जाफर था, जो उसका प्रधान सेनापति। दोस्तों, जब किसी शासक का प्रधान सेनापति ही अंग्रेजों से मिल गया हो तो युद्ध कम होगा और धोखाबाजी ज्यादा था उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध न होकर एक झड़प था। झड़प ही था, कुछ ही देर में युद्ध का फैसला हो जाता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा देर तक ये युद्ध नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि इसके सारे लोग तो मिले ही हुए थे। बस युद्ध में केवल धोखा ही धोखा था भाई साहब, जान लीजिए। तो मीर जाफर प्रधान सेनापति भी मिला हुआ था अंग्रेजों से, और राय दुर्लभ ये सेना नायक था, ये भी एगो सेना का हेड था। प्रधान सेनापति था मीर जाफर, और अन्य सेना नायक राय दुर्लभ भी अंग्रेजों से मिल गया। तो दो बड़े कद्दावर इसका, जिस पर सबसे ज्यादा सिराजुद्दौला को भरोसा था, वही लोग तो अंग्रेजों से मिल गए थे। ठीक है, और नवाब के पक्ष में थे मीर मदन और मोहनलाल। दोस्तों, जब प्लासी के मैदान में लगभग लाखों की सेना था सिराजुद्दौला के पास, और बहुत कम सेना थी अंग्रेजों के पास। जब क्लाइव प्लासी के मैदान में पहुंचा और इतना बड़ा सेना देखा तो घबरा गया। अरे बाप, इससे कैसे जीतेंगे हम? इतना तो भयानक सेना है। लेकिन उसी समय इशारा करता है कौन? मीर जाफर, कि सब ठीक होगा, घबराने का बात नहीं है दोस्तों। और याद रख लेना, और जब देखा कि एक तरफ की सेना लड़ रही है और एक तरफ की सेना मैदान में एकदम चुपचाप खड़ी है, सिराजुद्दौला समझ गया कि ओ, यहां दाल काला नहीं है, पूरा का पूरा जो है लफड़ा है यहां पर। याद रखिएगा। और ये अगर मीर मदन और मोहनलाल सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेजों से खूब लड़े नवाब के पक्ष में, लेकिन सर पूरी तरीके से मामला पलट चुका था। एक छोटी सी सेना अंग्रेजों की इन गद्दारों के चलते सिराजुद्दौला पर विजय प्राप्त कर ली, और सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा दोस्तों। और मिर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दिया। दोस्तों, ये गद्दारों का युद्ध था। अगर ये लोग मिर जाफर और राय दुर्लभ जैसे लोग अगर सिराजुद्दौला को से गद्दारी नहीं करते तो अंग्रेज कभी भी प्लासी का युद्ध नहीं जीत सकते थे दोस्तों। तो ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक युद्ध था, जिसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का भारत में शासन मतलब करने का या प्रशासन करने का दरवाजा क्या हो गया? खुल गया। और अगर पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की शुरुआत
कौन से युद्ध के बाद होती है? तो प्लासी के बाद होती है। प्लासी के युद्ध के विजय ने अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक विजय के द्वार को क्या कर दिया दोस्तों? खोल दिया। तो इस तरीके से आज जो है प्लासी का युद्ध का हम लोग समझे, कल बक्सर का युद्ध और फाइनली जो है द्वैध शासन व्यवस्था को समझकर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।